ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो पहला लेक्चर है, तो कुछ क्लास की गाइडलाइंस है, अभी मैं वो बता देता हूँ सबसे पहले आपको। अभी आज के लिए फिलहाल अभी मैंने माइक आपका ऑफ रख रखा है, ठीक है, क्योंकि अपन बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे हम माइक भी ऑन करवा देंगे, क्लियर है। दूसरी चीज, अब देखो अपने पास ऑलरेडी, जैसे कि कल मैंने आपको समझाया था, हमारे पास समय कम है, ठीक है, काफी कम दिन है। उन कम दिन में हमको मैक्सिमम आउटपुट लेना है और मैक्सिमम चीजें समझनी है, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो आपकी तरफ से रिक्वायरमेंट क्या रहेगी कि आप जो भी चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होगा वो मैं आपको हर क्लास के एंड में बता दूंगा, और ग्रुप में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा बेसिक प्री रीडिंग एनसीईआरटी का करके आओगे हल्का हल्का, ठीक है। ये पहली रिक्वायरमेंट आपसे। एंड सेकेंड, अपन देखो, अब जैसे वेक्टर एल्जेब्रा है, अब वेक्टर एल्जेब्रा को पढ़ने के लिए अगर चाहूँ तो मैं 15 लेक्चर भी पढ़ा सकता हूँ, 10 लेक्चर भी पढ़ा सकता हूँ, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से। लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना काम का है, मतलब जो क्वेश्चन सॉल्विंग में मेरा यूज होगा। ऑफ कोर्स बेस मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो बेस को एकदम प्रॉपरली सारे बेसिक कंसेप्ट लेके, सारे कॉन्सेप्ट लेके, सारी चीजों को हम समझ के इस चैप्टर को समझेंगे। लेकिन पूरा डिटेल में ऑफकोर्स नहीं समझेंगे, देखो, क्योंकि कोई भी चैप्टर को पढ़ने के लिए अपन कितने भी दिन लगा सकते हैं, 15 दिन में भी इस चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। लेकिन हमको क्या करना है, कम समय में जो काम का है सिर्फ उतना ही करेंगे। तो जैसे कि जितना जितना काम का, जैसे मान लो कहीं पे अगर प्रूफ है, तो हो सकता है मैं प्रूफ फिलहाल के लिए ना करूं, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम जो चीजें कवर करेंगे वो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से करेंगे और टाइम की कंस्ट्रेंट को देखते हुए करेंगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, थोड़ी सी स्पीड हमारी हल्की सी फास्ट रहेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स अल्टीमेटली हमको चीजें ज्यादा कवर करनी, क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, राइट। तो आप लोगों को जब जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी, आपको बहुत कंसंट्रेट होकर क्लास में बैठना है, प्रॉपरली सुनना है। आपके सारे डाउट्स मैं क्लास के एंड में ले लूंगा, ठीक है। तब तक आप पेशेंस बना के रखना। पहली चीज, एकदम कंसंट्रेट होकर सुनना। बीच में कहीं लगे आपको कि शायद कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो घबराना मत, क्योंकि कोई भी चीज टाइम लेके समझ में आती है। हो सकता है अभी समझ में ना आए, घर पे जाके उसी को जब वापिस से रिकैप खुद से पढ़ोगे, खुद से समझने की कोशिश करोगे, तो अपना आप समझ में आ जाएगी। फिर भी डाउट रह जाएगा तो अपन क्लास के एंड में मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन तब तक आपको बहुत शांति से एक एक चीज को सुनते जाना है, ठीक है, प्रॉपरली समझते जाना है। फिर जैसे ही अपना लेक्चर खत्म होगा, आप उसको डाउट एंड में पूछ लेना, फिर उसको घर पे जाके जब वापस रिवाइज करोगे, आपको 100% एक एक चीज समझ में आ जाएगी। लेकिन थोड़ा सा आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा, मुझ पे रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना है, ठीक है। तो हमें, अब देखो, यही एक तरीका है प्रॉपरली समझने का, इसमें सबका फायदा होगा। अदरवाइज होगा क्या, अगर मैं माइक ऑन करूंगा तो हो सकता है क्लास डिस्टर्ब भी हो जाए, कहीं ना कहीं बीच में मान लो कुछ ऐसे डाउट्स आ जाए जिससे टाइम थोड़ा ज्यादा चला जाए। तो अपन मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेसिक जितनी आसान भाषा में समझा सकूं उतनी आसान भाषा में समझाऊंगा, ठीक है। आप आराम से शांति से सुनते जाना। क्वेश्चन अगर मैं दूं तो आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सिर्फ आइडिया लगाना कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना, पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। आपको बस बेसिक अटेम्प्ट करके देख लेना कि हाँ आपकी अप्रोच सही जा रही कि नहीं जा रही। मन इंपॉर्टेंट वही है, पूरा डिटेल कैलकुलेशन आप घर पे जाके आराम से करना। अभी आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स आपके पीडीएफ फॉर्मेट में ग्रुप में आ जाएगा। अभी क्लास के जस्ट बाद आपके 10 से 15 मिनट बाद आपके ग्रुप्स, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उन ग्रुप्स में आपके नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो आपके पास समय ऑलरेडी कम है कि आप नोट्स बनाओगे नहीं, बना नहीं पाओगे, राइट। तो अभी क्लास के दौरान आपको सिर्फ कंसंट्रेट होकर सुनना, बीच बीच में हल्का हल्का अगर आपको कुछ लिखना तो आप अपने एंड पे लिखते रहना। बाकी नोट्स की पीडीएफ आपके ग्रुप में आ जाएगी। एंड थर्ड थिंग ये है कि इसमें हाँ, आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में फोल्डर बना लेना सब्जेक्ट वाइज टाइप से, कि भाई मैथ्स का है तो मैथ्स का ये उस फोल्डर में डे वाइज जो भी नोट्स आते हैं वो अपलोड करते जाना। क्योंकि अब आपके पास समय इतना नहीं कि आप शॉर्ट नोट्स भी बनाओगे, तो आप क्या करोगे, इन्हीं नोट्स को बस एग्जाम के टाइम पे रिकैप करते जाना, ठीक है। इन्हीं नोट्स को अगर आप देख लोगे तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। वो शॉर्ट नोट अभी नहीं बनाना, जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, आप इसके सारे क्वेश्चन कर लो, पूरा चैप्टर जब एंड हो जाए, आपकी तरफ से सारे क्वेश्चन हो जाए, फिर आप लास्ट में क्या करना, 1 घंटा बैठ के इसका फॉर्मूला शीट बना लेना, और कुछ भी नहीं। मतलब एक पेज पे आपने सारे फॉर्मूला लिख लिए, क्योंकि क्वेश्चन करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ कौन से फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो वो सारा काम कब करोगे, जब चैप्टर खत्म होगा तब। उसके अलावा जितने भी नोट्स है आपको इन्हीं पीडीएफ को रेफर करना है, ठीक है। आई होप मैंने आपको सबको क्लियर कर दिया हम कैसे स्टार्ट करेंगे, राइट। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। गाड़ी एकदम रफ्तार में चलेगी, बहुत अच्छे से हमको समझेंगे आज की क्लास में। देखो आज थोड़ा बेस बनाएंगे तो कुछ कंसेप्चुअल डेफिनेशन पढ़ेंगे। हाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, पंकज डोंट वरी, ठीक है, पढ़ लिया मैंने मैसेज आपका, ठीक है, पंकज सिंह, हाँ ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये बातें बतानी जरूरी थी, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस क्योंकि स्टार्ट होने के बाद वैसे भी अब गाड़ी नहीं रुकनी, तो आप ये टेंशन मत लो कि आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा,
ठीक है, आपको कम टाइम में बहुत सारा आउटपुट मिलने वाला है, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट इतना ही है कि अभी आपको बस सुनते जाना, क्योंकि आज अपन बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो हो सकता है क्वेश्चंस कम हो, कॉन्सेप्ट ज्यादा कवर हो। ठीक है, तो इसलिए बस सुनते जाना, नोट्स आपके पास ग्रुप में आ जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो वेक्टर अलजेब्रा ऑलरेडी देखो, ये जो टॉपिक है आपने क्लास फिजिक्स में भी पढ़ रखा है, कहीं ना कहीं स्टार्ट फिजिक्स में हुआ था क्लास 11th में। वेक्टर और स्केलर दो तरह की क्वांटिटी पढ़ी थी, इसका बेस लगभग सबको पता होगा। ठीक है, थोड़े बहुत बच्चे प्री रीडिंग करके हुए, और कहीं ना कहीं हमने इसका स्टार्टिंग ऑलरेडी फिजिक्स में कर रखा था, राइट। फिजिक्स में हमने देखा था कि दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर होती है, एक स्केलर होती है। इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे दो वेक्टर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे दो वेक्टर को ऐड करना है, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टी है, कोलिनियर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, बहुत सारी चीजें हैं। वो बेसिक बेसिक आपको नॉलेज है, उन सभी का हम पहले रिकैप करेंगे, फिर उस पर देखते हैं जेई किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस से गो थ्रू हो जाओ। इस साल का जो सिलेबस है आपका 2024 का, उसमें वेक्टर अलजेब्रा में क्या क्या देखो, तो वेक्टर एंड स्केलर, एडिशन ऑफ दो वेक्टर को कैसे ऐड करना, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, स्केलर एंड द वेक्टर प्रोडक्ट, सिर्फ इतना ही है। एक स्केलर और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी आता था, वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है बहुत कंसाइज है, इसी कंसाइज सिलेबस को हमको बहुत प्रॉपरली पढ़ना है। ठीक है, ये आपका इस साल 2023 का सिलेबस है, 2023 का, मतलब 24 में जो आप जेई का अटेम्प्ट दोगे उसका सिलेबस है। ठीक है, चलो वेटेज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे 2023 में टोटल 24 पेपर हुए, तो उसमें लगभग 46 क्वेश्चन आए थे, मतलब ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन तो आने ही है। ठीक है, तो वेटेज की अगर मैं बात करूं तो 2 क्वेश्चन अगर आएंगे इससे, तो 2 क्वेश्चन मतलब नियरली आपके कवर करेंगे 8 मार्क्स, तो वन ऑफ द वेरी हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, थ्योरी भी कम है, अच्छे से समझोगे तो बहुत अच्छे से चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट थी, एक तो सिलेबस और इसका वेटेज। अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो ध्यान से सुनते जाना बस। स्केलर एंड द वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता है ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ स्केलर मैटर करता है, जिसका डायरेक्शन मैटर नहीं करता, हम स्केलर बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं आपकी हाइट बताओ, आपका मास बताओ, तो आप जब हाइट मेजर करोगे या फिर आपका मास देखोगे, तो वहां पे आप सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, मुझे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर बोलते हैं। ऐसी क्वांटिटी जहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आता है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर, और उसी के बारे में हमको पढ़ना है। वेक्टर को आपने पता होगा, आप जनरली एरो से डिनोट करते हैं। ये होता है इनिशियल पॉइंट, ये होता है आपका इनिशियल पॉइंट, ये आपका होता है टर्मिनल पॉइंट, और ये जो लेंथ होती है, ये इसका वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ये इसका वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो इस वेक्टर को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ए वेक्टर टाइप से। अगर मान लो आपको पॉइंट पता है ए से बी जा रहा है, तो इसको आप चाहो तो ए बी वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हो। ए से बी जाने वाला वेक्टर ए बी वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड क्या है, इस जो लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ, वो इसका मैग्नीट्यूड डिनोट करती है। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। इसके बाद जो कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर जो इंपॉर्टेंट जो हमारे काम आते हैं, वो हमको समझना है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम पढ़ेंगे जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। अब जीरो वेक्टर से नाम से क्लियर है, ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम। अगर इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाएगा, मतलब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आपका जीरो। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ पे एक तरह का पॉइंट हो गया। अब पॉइंट का मैं आपको वही पॉइंट का कोई डायरेक्शन होता है क्या, नहीं। तो इस केस में आपका जो डायरेक्शन होगा उस वेक्टर का, वो होगा नॉट डिफाइंड, मतलब उसका डायरेक्शन इनफाइनेटली कुछ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इसको ज्यादा हमको बस इसका काम कहां पे आएगा, जब 2-3 वेक्टर का एडिशन आपका जीरो आएगा, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर में ध्यान से इतनी बात रखनी है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो, और डायरेक्शन होता है नॉट डिफाइंड। डायरेक्शन होता है नॉट डिफाइंड। भाई ये दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, देखो चीजें बहुत सारी, बस जो काम का है, बस उतना आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए बस। बाकी ऐसा नहीं कि डेफिनेशन आपको एग्जाम में आएगी, कहीं ना कहीं बस हल्की फुल्की यूज होगी। ठीक है, या इसकी डेफिनेशन में यहाँ पे मैंने लिख दी है। नेक्स्ट आपका यूनिट वेक्टर, जो काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर नाम से क्लियर है कि भाई अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा 1 यूनिट। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 यूनिट। और जनरली ये जो वेक्टर है, इसका हम यूज करते हैं किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताने के। अगर मान लो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वेक्टर है, मान लो कोई बी वेक्टर, ठीक है, तो इस वेक्टर के अलोंग मुझे कोई इसका डायरेक्शन पता करना, तो इसका डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करूंगा, इसके अलोंग में एक यूनिट वेक्टर ले लूंगा। इसके अलोंग में क्या कर लूंगा, एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट वाला जो वेक्टर इसके अलोंग होगा, वो हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर। इसको हम जनरली डिनोट करते हैं ए कैप बी कैप, इस तरह से। यूनिट वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए कैप बी कैप। अगर ये वेक्टर बी है, तो इसके अलोंग 1 यूनिट मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर होगा, उसको हम बोलेंगे बी कैप। क्या बोलेंगे, बी कैप। और यूनिट वेक्टर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देंगे, किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो हमें एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर। और जनरली ये डायरेक्शन डिनोट करने में काम आता है। आपको बेसिक पता भी होगा कि अगर मैं ये बात करूं, एक्स एक्सिस के अलोंग में एक यूनिट वेक्टर है, जिसको हम डिनोट करते हैं काई से, आई कैप से, हाँ है ना। वाई एक्सिस के अलोंग एक मेरा यूनिट वेक्टर होता है, उसको हम डिनोट करते हैं जे कैप से। और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है, उसको हम डिनोट करते हैं के कैप से। तो ये डायरेक्शन डिनोट, अगर एक्स के अलोंग मुझे जाना है तो आई कैप,
y के अलोंग जाना है तो j कैप, z के अलोंग जाना है तो k कैप। तो ये आपको बेसिक फंडामेंटल ध्यान रखना होगा, ठीक है। और यूनिट वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और जो जनरली डायरेक्शन दिखाने के लिए काम आता है। और किसी का भी यूनिट वेक्टर अगर निकालना तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है यहां तक। ओके, इसके बाद है आपका इक्वल वेक्टर। अब दो वेक्टर को इक्वल कब बोला जाए कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक वेक्टर ये बना दिया 5 यूनिट का, ठीक है, दूसरा वेक्टर मैंने ऐसा बना दिया वो भी 5 यूनिट का, ठीक है। एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर, तो क्या ये वेक्टर आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखो वेक्टर मतलब वेक्टर दो चीज से बनता है, एक तो बनता है मैग्नीट्यूड से, दूसरा बनता है आपका डायरेक्शन से, ठीक है। वेक्टर के पास दो क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों, उसको हम वेक्टर बोलते हैं। तो कोई भी दो वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो। मतलब वेक्टर जैसे मान लो ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड अगर 5 है तो दूसरा वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तो ही उन दो वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम, ठीक है। तो ये सारी बेसिक है, बहुत मेरे को पता बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, तो हम फटाफट इसको बस रिकैप करेंगे, नोट्स आपको अभी मिल जाएंगे तो आप घबराना मत, बस टर्मिनोलॉजी फटाफट ध्यान रखते जाओ, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। नेगेटिव ऑफ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर मतलब अगर मान लो मैं कोई बोल रहा हूँ ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर आपका ये रहा, मतलब ए से बी जाने वाला वेक्टर, ठीक है, ये आपका ए बी वेक्टर हो गया, ठीक है। अब मैं बोलूं इसका बी ए वेक्टर क्या होगा, बी ए वेक्टर मतलब बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ, तो बेसिकली नेगेटिव ऑफ वेक्टर मतलब बेसिकली डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन हो जाएगा अपोजिट, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। तो अगर किसी का नेगेटिव निकालना, जैसे अगर मैं आपको बोलूं ये आपका ए वेक्टर है, मान लो ये आपका ए वेक्टर है सपोज, ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है। मैं बोलूं माइनस बी वेक्टर किधर होगा, तो माइनस बी निकालने के लिए बस इसी का अपोजिट डायरेक्शन कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस बी वेक्टर, ठीक है। उसी का अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, बस कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पैरेलल वेक्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट है अगेन। पैरेलल वेक्टर मतलब जैसे मान लो एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, तीसरा वेक्टर मान लो ऐसा कर लिया, तो ऐसे वेक्टर जो किसी एक गिवन लाइन सेगमेंट के अलोंग पैरेलल हो, या फिर मतलब आपस में पैरेलल हो, या फिर उन वेक्टर के आपस में एंगल कितने हो, दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो आपस में, या तो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, ठीक है, वो पैरेलल हो। जैसे दो लाइन पैरेलल होती है, वैसे अगर दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे, जब उनमें आपस में एंगल 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा, या फिर वो किसी लाइन के अलोंग क्या होंगे, पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं और इसको कोलिनियर वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। पैरेलल वेक्टर एंड कोलिनियर वेक्टर आर वन एंड द सेम थिंग, तो ज्यादा कंफ्यूज मतलब बहुत सी बार आपको जनरली कोलिनियर वेक्टर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर मतलब जो एक ही लाइन के अलोंग पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल हो। अब वो डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, ध्यान रखना। जैसे ये दो वेक्टर भी मेरा पैरेलल है, और ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर भी क्या है, मेरा पैरेलल, तो यहाँ पे डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। जैसे पैरेलल लाइन होती है वैसे पैरेलल वेक्टर है। तो पैरेलल वेक्टर के भी दो टाइप, अगर मान लो डायरेक्शन सेम हो गया, डायरेक्शन अगर सेम हो गया तो उनको बोलते हैं लाइक वेक्टर। ऐसे पैरेलल वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम हो उनको बोलेंगे लाइक वेक्टर, और ऐसे पैरेलल वेक्टर जिसका डायरेक्शन अपोजिट हो उनको हम बोलते हैं अनलाइक वेक्टर। क्या बोलेंगे उनको, अनलाइक वेक्टर। यहां तक सबको क्लियर होगा आई थिंक, ठीक है। तो लाइक वेक्टर मतलब जिनका डायरेक्शन सेम हो, अनलाइक वेक्टर मतलब जिनका डायरेक्शन अपोजिट हो, उनको बोलते हैं अनलाइक वेक्टर। ये पैरेलल वेक्टर का ही टाइप है, ये पैरेलल वेक्टर के ही क्या है, टाइप्स है, लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोलिनियर वेक्टर, जैसे कि मैंने आपको कहा पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जो आपस में पैरेलल हो उनको बोलते हैं कोलिनियर। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, अब इसको ध्यान समझना, ठीक है। अगर जैसे मैं आपको ये बोलूं, चलो इसको मैं बोलूंगा जनरल, एक और बात समझूंगा, अगर मान लो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर क्या है, मैंने बोला कोलिनियर, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर आर कोलिनियर, तो हमेशा आपको एक ही कंडीशन अप्लाई करनी कि एक वेक्टर जो होगा, ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, वेयर लैम्डा इज सम स्केलर। ऐसा क्यों हुआ इसका भी लॉजिक समझाता हूँ, ठीक है। इसको लॉजिक समझने के लिए आप ये देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये मेरा कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि बताओ अगर ये ए वेक्टर है तो बताओ 5 टाइम्स ए वेक्टर क्या होगा, 5 टाइम्स ए वेक्टर क्या होगा। इस वेक्टर को बेसिकली क्या करो, मैं स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, स्केलर मतलब 5 एक स्केलर है। अगर इस वेक्टर को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा लेकिन डायरेक्शन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाएगा 5 गुना, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखो कि मान लो ये एक वेक्टर है, ये इसको बी वेक्टर नाम देते हैं जो कि 5 टाइम्स ए, तो यहाँ पे सिर्फ हुआ क्या, डायरेक्शन तो सेम है, मैग्नीट्यूड बस बढ़ी। तो ये दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं, पैरेलल, ये दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं, पैरेलल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कोलिनियर, ठीक है। सेम वे में अगर मान लो ये आपका ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है, इसको मैंने बोला कि बताओ -3c वेक्टर क्या होगा, इसको मैंने -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगेन एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, सॉरी -3 टाइम बी वेक्टर,
-3 टाइम्स बी वेक्टर। तो इस बार क्या हुआ, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट, और मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 गुना। इस मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3 गुना, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो अगेन ये वेक्टर भी कैसे हैं, कोलिनियर या पैरेलल। तो आप यहाँ पे देखोगे, मान लो इसको मैं सी वेक्टर नाम दे रहा हूँ, तो सी वेक्टर और बी वेक्टर आपस में कैसे हैं, सी वेक्टर और बी वेक्टर आपस में कैसे, कोलिनियर पैरेलल। यहाँ पे भी ए वेक्टर और बी वेक्टर भी आपस में कैसे, कोलिनियर पैरेलल। तो बेसिकली यहां से हम ये बोल सकते हैं कि अगर दो वेक्टर, इफ टू वेक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम आएगा कभी भी अगर मैं आपको बोलूंगा, हमेशा आप यही कंडीशन अप्लाई करोगे, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। जैसे ही आपने ये वर्ड सुना, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, आप फटक से एक लाइन लिख दोगे, क्या, ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ए वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम बार बार आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अभी थोड़ी थ्योरी कवर होगी, तो थोड़ा सा वेट करना, पेशेंस, क्योंकि स्टार्टिंग की बेसिक थ्योरी बहुत होती है, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगे, लेकिन धीरे 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 हम क्वेश्चंस पे भी आ जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग की इन पे कोई क्वेश्चन बनते नहीं है। ये बेसिक थ्योरी आपको बहुत काम आएगी आगे जाके। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। तो अगर दो वेक्टर कोलिनियर है, तो एक वेक्टर को आप दूसरे का स्केलर मल्टीपल लिख सकते हो, दूसरे का क्या लिख सकते हो, स्केलर मल्टीपल। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर नाम से क्लियर है कि अगर कुछ वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करे, एक पेज पे लाई करे, एक बोर्ड पे लाई करे, एक ही प्लेन के ऊपर लाई करे, उनको हम बोलते हैं कोप्लेनर। इसका डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जब हम कोप्लेनरिटी के बारे में बात करेंगे, जब 3D में ज्यादा पढ़ेंगे इसके बारे में। अब इसकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है आपको। कोलिनियर मतलब पैरेलल, सेम डायरेक्शन भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, कोप्लेनर मतलब एक ही पेज पे लाई करे, ये होगा कोप्लेनर। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एडिशन ऑफ द टू वेक्टर। आई थिंक आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, दो वेक्टर को ऐड करने के लिए हम दो तरह के रूल लॉ करते हैं। एक लॉ होता है ट्राइंगल लॉ, दूसरा होता है आपका पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, जैसे यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है इन्होंने। ये मान लो कोई पर्सन है जो ए पे खड़ा है, एक पर्सन ए पे खड़ा है, ए से वो बी की तरफ गया, ए से क्या गया, बी की तरफ, फिर बी से वो गया सी की तरफ। ए से पहले बी, बी से फिर क्या गया सी, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए टू सी। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए सी, है ना। ए से पहले बी, बी से पहले गया सी, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए सी। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि बेसिकली अगर मैं ए बी वेक्टर और बीसी वेक्टर को ऐड करूंगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट मुझे कितना मिल जाएगा, एसी वेक्टर। और यही आपका क्या होता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यही आपका क्या होता है, ट्राइंगल लॉ। तो ट्राइंगल लॉ बहुत अच्छे समझना। जैसे मान लो ये वेक्टर ए, फिर उसी की टेल, उसी के हेड से दूसरा वेक्टर निकला बी, तो देखो ध्यान से, अभी डायरेक्शन ये रहा, फिर डायरेक्शन ये रहा, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर कैसा हो जाएगा। अब देखो ऐसे गए ऐसे गए, अब अगर लूप कंप्लीट करना हो तो लूप कंप्लीट करने के लिए नीचे आना पड़ेगा। देखो ऐसे गए और नीचे आना लूप कंप्लीट करने के लिए, लेकिन आपको उल्टा जाना है, उसी का क्या जाना, अपोजिट। तो अगर ये ए है ये बी है, तो इनका रिजल्टेंट ये हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आई थिंक ये ट्राइंगल लॉ आपने बहुत बार यूज किया होगा, बस ध्यान रखना प्रॉपरली, ये बहुत बार अप्लाई करेंगे। मान लो ऐसा कुछ है, मान लो ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर कहीं और है। ठीक है, अच्छा वेक्टर को हम पैरेलली डिस्प्लेस भी कर सकते हैं। हाँ, जब तक वेक्टर है, जैसे मान लो ये वेक्टर है आपका कोई, इसको मैं ऐसे पैरेलली डिस्प्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि पैरेलली डिस्प्लेस करने से इसकी लेंथ तो चेंज नहीं हो रही, ना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ना ही क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज। तो वेक्टर को आप पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हो। वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस करने में ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा, ना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा। अगर किसी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, मतलब उसको हम वेक्टर, वो सेम वेक्टर रहेगा, इक्वल वेक्टर ही रहेगा। तो वेक्टर को हम पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं। मान लो एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, हमको इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसी को यहाँ पे पैरेलली आगे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा, अब देखो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना है, एक के हेड से दूसरी टेल को मिलाना पड़ेगा। इसका अगर रिजल्टेंट निकालना, तो इसी वेक्टर को मैं पैरेलली डिस्प्लेस कर रहा हूं, ध्यान से देख लो। ये वेक्टर ऐसा है, तो इसको मैं यहाँ पे लेके आ गया, तो ये वेक्टर मेरा बी वेक्टर हो गया। अब देखो ये ए यहां तक, ये बी यहां तक, तो इनका रिजल्टेंट कैसा होगा, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन इसका उल्टा चले जाएंगे, तो ऐसा चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या बात समझ में आ रही है, ये क्या हो गया आपका रिजल्टेंट। और एग्जांपल ले लो, मान लो एक वेक्टर ऐसा जा रहा है, या फिर चलो ऐसा ले लो, एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, ये मान लो ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है, तो ऐसे गए फिर ऐसे गए, तो आपका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ऐसे जाने की बजाय उल्टा चल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपका हो गया ट्राइंगल लॉ। आई थिंक बहुत बार अप्लाई भी किया होगा आपने। क्लियर, ठीक है। तो ये ए वेक्टर मान लो इस तरह से है, फिर दोनों को आप रिजल्टेंट मिला दोगे। ठीक है, अब ट्राइंगल लॉ से ही पैरेललोग्राम लॉ डेवलप हुआ। कैसे डेवलप हुआ, देखो ध्यान से। मान लो ये वेक्टर ए है, ये आपका क्या है, वेक्टर ए। एक और वेक्टर में बी बना रहा हूं, मान लो इस तरह से, ये वेक्टर बी है। तो अभी मैंने सीखा, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इनका रिजल्टेंट किस तरह का दिखेगा आपका, ऐसे गए, तो इसका उल्टा वापस ऐसे जाओगे, तो ये वेक्टर आपका हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आपका क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब पैरेललोग्राम लॉ क्या है, इसी का मैं पैरेललोग्राम अगर ड्रॉ करूं, तो ध्यान से देखना, ये वेक्टर बी है, तो इसी को पैरेलली इधर डिस्प्लेस कर दें। वेक्टर को तो पैरेलली डिस्प्लेस कर ही सकते हैं,
तो अगर इसको वैसे भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल एंड इक्वल, तो अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर क्या होगा, बी में होगा। तो अल्टीमेटली यहां से मुझे क्या मिल गया, यहां से मुझे क्या रूल आ गया कि अगर मान लो आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये ए वेक्टर और दूसरे की टेल से ही दूसरा वेक्टर निकल गया बी वेक्टर, और ये पैरेललोग्राम की अगर दो साइड्स हैं, ये पैरेललोग्राम की क्या है, अगर दो साइड, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता होगा कि सारी चीजें सर हमको पता है, क्यों रिपीट कर रहे हो, लेकिन हर चीज हर लाइन कहीं ना कहीं भी क्वेश्चन में यूज होगी। ठीक है, तो ध्यान से बस सुनते जाना। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो बेसिकली अगर मैं इसका पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लूं, इन दोनों साइड से मैं क्या कर लूं, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लूं, तो पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के बाद जो डायगोनल होगा, जो डायगोनल मिलेगा वो वेक्टर मिलेगा मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो डायगोनल मिलेगा वो मुझे क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये था आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और ये था आपका ट्रायंगल लॉ। बेसिकली दोनों से क्या मिल रहा है, एडिशन मिल रहा है, कुछ भी नहीं। इसका यूज बहुत कम ही है, अल्टीमेटली हमको क्वेश्चन सॉल्विंग में करना है बस। क्लियर है यहाँ तक? तो पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ मतलब डायगोनल, अगर एक वेक्टर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, तो इनका एक डायगोनल क्या बोलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और एक प्रॉपर्टी और होती है इसकी, आप उसको आसानी से प्रूव कर सकते हो, ये जो दूसरा डायगोनल होगा, ये रेड वाला, ये डायगोनल होगा आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये भी आसानी से प्रूव सकता है। आप बी को उल्टा शिफ्ट कर देना माइनस बी की तरफ, ये क्या हो जाएगा, माइनस बी, और इन दोनों का रिजल्टेंट कहां पे निकलेगा, ऐसा, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, और देखो यही वो वाला वेक्टर है। ठीक है, तो बस दो चीज ध्यान रखनी है कि पैरेललोग्राम की दो साइड अगर आपके पास है, एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा बी वेक्टर, तो एक डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा ए प्लस बी, दूसरा डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा ए माइनस बी। ये आपका हो गया पैरेललोग्राम लॉ। ट्राइंगल लॉ मतलब ये, और लास्ट होता है पॉलीगन लॉ। लास्ट क्या होता है, पॉलीगन लॉ। तो पॉलीगन लॉ भी समझना बहुत आसान है। देखो ये मान लो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, और मान लो मैंने ऐसा बना दिया इस तरह का वेक्टर, ये आपका सी वेक्टर। तो अगेन ये जो सी वेक्टर है, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी, ये मुझे पता ही है ट्राइंगल लॉ से। अगर ये ए है, ये बी है, तो ये क्या वेक्टर हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं माइनस सी वेक्टर कंसिडर करूं, तो माइनस सी वेक्टर कैसा होगा, मैग्नीट्यूड तो वो होगा, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। तो डायरेक्शन क्या कर देंगे, अपोजिट, मतलब पहले वो ये जो डायरेक्शन थी उसकी डायरेक्शन इस बार क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, माइनस सी। ठीक है, अगर ये सी है तो कितना हो जाएगा, माइनस सी। तो माइनस सी इक्वल टू अगेन ए प्लस बी। ठीक है, ये माइनस सी उधर जाके प्लस सी हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, कितना हो जाएगा। अब देखो जीरो, मतलब अब देखो तीन वेक्टर का एडिशन में कोई ना कोई वेक्टर होगा, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, जीरो वेक्टर की तरह। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट और जैसे जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहीं पे घूमते घूमते वापस से वहीं पे आ गए, तो स्टार्टिंग और टर्मिनल पॉइंट अगर सेम हो गया, तो उन सबका वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा, जीरो। इसी को क्या बोलते हैं, पॉलीगन लॉ। मतलब मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, और ये ई वेक्टर है। तो बेसिकली आपने कहा रखा जहां से स्टार्ट हुए वहीं पे वापस घूम के आ गए, तो इन सारे का वेक्टर एडिशन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इन सबका वेक्टर एडिशन कितना हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। इन सबका वेक्टर एडिशन कितना हो जाएगा, जीरो वेक्टर। कि यहां तक आपको सबको समझ में आया। देखो मैसेज मत करो, अल्टीमेटली मुझे मैसेज बंद करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का मैसेज के कारण बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में बता देंगे। आप अभी से क्यों परेशान हो रही, जो मैथ्स की क्लास चल रही है उसमें कंसंट्रेट करो ना, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे आ रही है ना। मैं क्लास क्लास में बता दूंगा। अभी तक आपको जो समझाया वो पढ़ा आया कि नहीं आया, अल्टीमेटली अगर आप मैसेज में टाइप करते रहोगे तो यहाँ पे कब ध्यान दोगे। ठीक है, पॉलीगन लॉ नहीं आया, ओके। इसके अलावा और कोई चीज जो आपको नहीं आई हो, एनीवन आ गया, ठीक है, वेरी गुड। कि देखो ये सारी बेसिक डेफिनेशन, पॉलीगन लॉ कुछ भी नहीं है। बेसिकली अगर एक क्लोज लूप बन रहा है, आपका क्या बन रहा है, क्लोज लूप अगर बन रहा है, तो क्लोज लूप में उन सबका वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब जहां से स्टार्ट हुए घूमते 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 वहीं पे आ गए, तो उन सारे वेक्टर का एडिशन हम करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर। बस इतना ही है। ठीक है, ये तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना सा बस बेसिक ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि इनका क्वेश्चन में बहुत एक्सटेंसिवली यूज होगा, कहीं ना कहीं बस बेसिक यूज होगा, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है कैसे दो वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं। क्लियर है सबको यहां तक। ठीक है, मैसेज बंद कर देता हूँ, ओके। एक मिनट। ठीक है, देखो ये स्टार्टिंग में आपका माइक थोड़ा मैं ऑफ रख रहा हूँ ताकि क्लास क्या है ना सबको प्रॉपर्ली समझ में आए। फिर धीरे 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 मैं बीच बीच में माइक ऑन करता रहूंगा, जैसे कुछ टॉपिक कंप्लीट होगा अपन थोड़ी देर के लिए माइक ऑन कर दें, इनकेस किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, लेकिन जहां पे मुझे लगेगा हाँ कॉन्सेप्ट टफ हो रहा है, वहां पे मैं अपने आप आपको डाउट्स पूछने के लिए बोल दूंगा। ठीक है, चलो, ओके, लेट्स स्टार्ट।
ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 सॉल्ड एग्जांपल दे दिए आपको कि भाई 3 वेक्टर दिए हैं, तो पूछा कि क्या ये ट्रायंगल बना रहे कि नहीं बना रहे। तो आपके पास मान लो एक वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, अगर इन तीनों का वेक्टर एडिशन 0 आ जाए तो मतलब वो एक ट्रायंगल बना। ठीक है, तो ये एक बेसिक एग्जांपल है, आप घर पे जाके इनको ट्राई कर लेना। अगेन यहाँ पे एक छोटा सा इलस्ट्रेशन और है कि मान लो अगर आपके पास 2 डायगोनल दिया है तो एडजेसेंट साइड निकालो। ये भी बहुत बेसिक है, आप घर पे इसको ट्राई, मतलब ये 3 इलस्ट्रेशन आपके लिए दिए, फंडामेंटल इलस्ट्रेशन। ठीक है, ओके। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर अभी हमने समझा था ऑलरेडी, मैंने आपको बता दिया। अगर ये वेक्टर ए है, इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5a वेक्टर क्या हो जाएगा, बेसिकली उसी डायरेक्शन में 5 यूनिट आगे बढ़ जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा 5 यूनिट, लेंथ क्या होगी, सॉरी डायरेक्शन क्या होगा, सेम। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन 2D एंड 3D। ठीक है, जैसा कि आपके सिलेबस में था। अब तक अपन ने क्या देखा, वेक्टर, वेक्टर के टाइप्स और 2 वेक्टर का एडिशन, अभी तक अपन ने सिर्फ ये पढ़ा है। ठीक है, अब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 2D एंड 3D ये भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं हम, देखो ध्यान से। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, आपकी वाई एक्सिस है 2 डायमेंशन में। अब कोई पॉइंट है मान लो इस 2 डायमेंशन में, कोई पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है मान लो x, y। ध्यान समझना, बहुत आसान है, x, y। x, y है मतलब x के अलोंग ये डिस्टेंस आपका x होगा, y के अलोंग ये डिस्टेंस आपका y होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो ये ओरिजिन है, तो मुझे OP वेक्टर पता करना है। क्या पता करना है, O से लेके P का वेक्टर। ठीक है, इस OP वेक्टर को हम एक नाम से और जानते हैं, पोजीशन वेक्टर। OP वेक्टर को हम एक नाम से और जानते हैं, पोजीशन वेक्टर, जो कि आपने ऑलरेडी पहले ध्यान होगा, फिजिक्स में कहीं ना कहीं आया होगा। ठीक है, मतलब किसी पॉइंट की पोजीशन को डिनोट करने वाला जो वेक्टर होता है वो होता है मेरा पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे मेरा हो गया OP वेक्टर। अब ये OP वेक्टर होगा क्या, वो पता करना है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है मेरा आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है जे कैप। तो मैग्नीट्यूड कितना है, एक्स यूनिट, डायरेक्शन कितना है, आई कैप। तो अगर मान लो यहाँ पे मैं नेमिंग कर दूं, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, तो मेरा जो OA वेक्टर हो जाएगा, OA मैग्नीट्यूड कितना है, देखो ध्यान से, लेंथ कितनी है, लेंथ है x, डायरेक्शन क्या है, आई कैप। तो OA वेक्टर हो जाएगा x आई कैप, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। सेम OB वेक्टर, OB वेक्टर कितना हो जाएगा मेरे पास, OB वेक्टर हो जाएगा मेरा, मैग्नीट्यूड है y, डायरेक्शन है j कैप, तो वो हो जाएगा y j कैप। तो OA वेक्टर हो गया x आई कैप और OB वेक्टर हो गया मेरा y j कैप। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब OP वेक्टर कितना होगा ये पता करना है। तो देखो ये OA वेक्टर है और ये अगेन इसको मैं OB वेक्टर बोल सकता हूँ, पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ये OB वेक्टर, ये OA वेक्टर। और बाय अभी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अभी हमने पढ़ा था, ये O है, ये OB, तो ये OP वेक्टर क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ OP वेक्टर जो होगा बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इट इज इक्वल टू OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर। ठीक है, OA प्लस OB मतलब एक्स आई के प्लस वाई जे के। ठीक है, तो अपन ने यहाँ से क्या सीखा कि अगर कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है, तो उसका OP वेक्टर क्या हो जाएगा, OP वेक्टर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे के। OP वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे के, बस सिंपल। और यहाँ पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूंगा, तो अगर ये x है ये y, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अगर कोई वेक्टर OP वेक्टर एक्स आई के प्लस वाई जे के, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बन जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आपने बहुत बार यूज भी किया होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। तो आपको अब से ध्यान भी रखना है कि कोई वेक्टर है अगर 2 डायमेंशन में जिसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपके पास ये, तो उसका ये हो जाएगा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना सबको, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई के प्लस वाई जे के, और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं, मान लो कोई पॉइंट है P 2,3, तो OP वेक्टर हो जाएगा आपका 2i के प्लस 3j के, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, चलो सेम जैसा 2D में देखा वैसे सेम केस होगा 3D में भी। 3D में बस अंतर क्या आएगा, आपके पास इस बार क्या हो जाएगा, 3 एक्सिस आ जाएगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। 3D में बस अंतर क्या आ जाएगा, आपके पास ये एक्स, ये वाई और ये जेड। और कोई पॉइंट है मान लो P इस पूरे 3D प्लेन में जिसका कोऑर्डिनेट है मान लो x, y, z, कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z, तो ये जो OP वेक्टर होगा ये अगेन कैसे डिनोट करोगे आप, OP वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। 3D में जैसा 2D में किया था वैसे 3D और अगेन इसका मैग्नीट्यूड का भी फॉर्मूला सेम बनेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर, OP वेक्टर, किसी पॉइंट की पोजीशन को डिनोट करने के लिए OP वेक्टर ये हो गया, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक चलो। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस पे आते हैं हम एक एक करके, कि अब तक अपन ने जो पढ़ा कि 2 वेक्टर को कैसे ऐड करना है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। चलो अब आते हैं आगे, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को सब लोग। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर
दिस। तो मन में सोचो इसको करोगे कैसे। वेक्टर ए आपको दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये वेक्टर ए दिया हुआ है। बोला कि एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड नो यूनिट हो, जिसकी डायरेक्शन क्या हो, ए के अलाउंग। मतलब मान लो ये ए वेक्टर है, ठीक है, इसी की डायरेक्शन में ऐसा मैग्नीट्यूड जिसका इसी की डायरेक्शन सेम रखनी है। डायरेक्शन क्या रखनी है, सेम, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 9 यूनिट्स और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम, ठीक है। अब देखो आपको मैंने अभी बताया था ये वेक्टर मान लो बी वेक्टर है, डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा क्या निकालोगे, यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा क्या निकालोगे, यूनिट वेक्टर। तो देखो आपको जो बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड तो कितना है 9 और डायरेक्शन कौन सी है, ए वेक्टर के अलोंग, ए वेक्टर के अलोंग मतलब ए क्या, डायरेक्शन कौन सी है, ए क्या, डायरेक्शन कौन सी ए क्या। तो कोई भी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 9 और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए क्या। आई थिंक यही सबने सोचा होगा, राइट, ठीक है। अब आप मन में सोचना, ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने ये कॉन्सेप्ट अपनाया होगा। अब ए वेक्टर पता है तो ए वेक्टर के बाद ए कैप निकालने का तरीका, ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हम क्या कर देंगे, डिवाइड। और अभी आपको सिखाया था मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, √9 मतलब 3, मतलब ये कितना यूनिट का है, 3 यूनिट्स का है। यहां तक सबको समझ में आया। तो एक वेक्टर 3 यूनिट का, उसी के डायरेक्शन में 9 यूनिट का वेक्टर निकालना है। तो बेसिकली आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मिल जाएगा। मतलब गिवन वेक्टर को ही मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक ही काम है। या फिर इसको बेसिक से जाओगे तो ऐसा देखो, इस गिवन वेक्टर को मैं इसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर। मुझे क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर। अब इस यूनिट वेक्टर से आप निकाल लो तो मैग्नीट्यूड 9 और डायरेक्शन ए कैप। ए कैप कितना है मेरा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो आपका यहां से बी वेक्टर आ जाएगा। तो बी वेक्टर कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स दिस। क्या बात समझ में आई, बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन था सबको, ठीक है। मैं एक बार वो वाला थंब वाला ऑन कर देता हूं ताकि आप मुझे थंब से बताते रहना। देखो धीरे 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 क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ो ध्यान से, जल्दी से मन में सोचो कैसे अटेम्प्ट करोगे। कॉन्सेप्ट अपना लो, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5। नयन गुप्ता आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट है आपको। चलो मैंने माइक ऑन किया 1 मिनट के लिए, आप बताओ क्या दिक्कत आ रही है। नयन, हाँ बताओ नयन। सर वो 9 से जो मल्टीप्लाई हुआ था एक बार वो क्लियर कर दीजिए। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है। नो सर। सबको समझ में आ रहा है। यस सर। ये स्टार्टिंग थोड़ा समझ आ रहा है। फंडामेंटल, इसलिए स्टार्टिंग जो हमारा वो काफी बेसिक है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। जब अपने पास धीरे धीरे जो काम की चीजें जब आगे आएगी ना, उसमें हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया है मैंने, आपको मैंने यही सिखाया था कोई भी वेक्टर जो होगा उस वो 2 चीजों से बनता है। वेक्टर 2 चीजों से बनता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। फटाफट देख लो, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो क्वेश्चन में हमको बोला था मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, 9 यूनिट। मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, 9, तो मैग्नीट्यूड हो गया 9 और डायरेक्शन निकालने के लिए यूनिट वेक्टर होगा। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, इनटू यूनिट वेक्टर। तो डायरेक्शन क्या बोला, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। तो ये वेक्टर हमें दिया था, वेक्टर ए दिया था आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। इसी के डायरेक्शन निकालना तो हमने क्या निकाल लिया, ए कैप। ए कैप कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका अभी बताया था, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इससे क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड। तो ये आपका आएगा 3 यूनिट्स, ठीक है। तो आपने क्या करा, वेक्टर को, ये वेक्टर है आपके पास आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। अब इस यूनिट वेक्टर को आप एज अ डायरेक्शन यूज, मतलब ये आपकी क्या गई, डायरेक्शन, ये आपके हो गई डायरेक्शन, ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको गिवन वेक्टर मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है। अगेन आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 यूनिट, और जो कि किसके हैं, पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले ए और बी का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो ए और बी का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट आपका। और मेरा जो वेक्टर जो मुझे निकालना वो सी के पैरेलल है, मतलब उसकी डायरेक्शन किसके अलोंग है, सी के अलोंग है। तो वापस समझ लो, मान लो जो वेक्टर मुझे निकालना है उसको अपन नाम देते हैं डी वेक्टर। क्या नाम दीजिए, डी वेक्टर। अगेन वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में कितना बोला है, 5। मैग्नीट्यूड कितना बोला है, 5, तो मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा 5
डायरेक्शन क्या बोला है, वेक्टर सी के अलोंग, सी के अलोंग डायरेक्शन मतलब क्या निकालोगे, अगेन किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन मतलब उसका यूनिट वेक्टर सी कैप, क्या निकालोगे सी कैप। और सी वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, सी वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, इन दोनों वेक्टर को ऐड कर दोगे, तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप को आप ऐड कर दोगे i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के साथ। इन दोनों वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, तो i का i के साथ एडिशन हो जाएगा 3i कैप, j का j के साथ एडिशन तो हो जाएगा j कैप, k का k के साथ एडिशन तो 0k कैप। ये आपका हो गया वेक्टर सी वेक्टर, ये आपका क्या हो गया सी वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड पता कर लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका अंडर रूट ऑफ वही अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा √10, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा √10। तो सी कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर मिलेगा। आई थिंक ये बहुत बार आपने यूज भी किया होगा, बार बार देख लो, अच्छे से समझ लो इसको, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस j कैप अपॉन √10। ठीक है, ये दो क्वेश्चन मैंने करा है आपको बेसिक फंडामेंटल पे, जिनको समझ में नहीं आया घर पे रीअटेम्प्ट करना आ जाएगा, बहुत बेसिक है, क्लियर है। चलो ओके, चलो आगे फंडामेंटल आगे बढ़ते। देखो एक बार बेस स्ट्रांग हो गया ना, सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपने अगर इकट्ठे कर लिए उसके बाद देखते हैं भी जेई किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, घबराना मत। लेकिन अगर ये सारे बेस स्ट्रांग होने चाहिए, वो थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे अभी वापिस में इसको अपना एंड हो जाएगा तो वापिस से रिकैप करा दूंगा आपको। अब वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट ध्यान समझना, ध्यान समझना अगेन ये कि मान लो अगर ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है। अगर मान लो मुझे पता करना है ए से बी जाने वाला वेक्टर ए बी वेक्टर, क्या पता करना है, ए बी वेक्टर। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मुझे पता ही है, मान लो ये है x1 y1 z1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है x2 y2 z2। ए पता है, बी पता है किसी प्लेन के अंदर, तो ए से बी जाने वाला वेक्टर ए बी वेक्टर क्या होगा ये पता करना है। ए से बी जाने वाला वेक्टर क्या है, ए बी वेक्टर क्या होगा, ये दोनों ए और बी के कोऑर्डिनेट पता है। अगेन अपन यहाँ पे सिंपल ज्योमेट्री अप्लाई कर सकते हैं, वेक्टर अलजेब्रा एडिशन वाला, कि मान लो उस ओ को इससे ज्वाइन कर दें ओ ए वेक्टर, ओ को बी से ज्वाइन करेंगे तो ओ बी वेक्टर। अब यहाँ पे अगर आप ट्राइंगल लो देखोगे तो ये ओ ए वेक्टर, ठीक है, यहां से ओ बी वेक्टर, सर ए बी वेक्टर, और दूसरा वेक्टर ये निकल रहा है, तो बेसिकली ये मेरा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ ए और ए बी का रिजल्टेंट। देखो ध्यान से, यहां से यूं ऐसे गए, फिर यहां से ऐसे गए, तो ये ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ बी वेक्टर, ट्राइंगल लॉ अप्लाई करा ना अभी अपने सीखा था, यहां से यहाँ पे गए, यहां से यहाँ पे गए, तो ये वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो ओ बी वेक्टर इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। ठीक है, अब यहां से मुझे ए बी वेक्टर निकालना, तो ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा, ये ओ ए वेक्टर उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ए बी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि अगर ए बी वेक्टर निकालना तो ए बी वेक्टर तो बी माइनस ए करोगे, ए बी निकालना तो क्या करोगे, बी माइनस ए, तो पीछे वाले को आगे वाले से माइनस कर दो। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं पी क्यू वेक्टर, तो पी क्यू वेक्टर कैसे निकालोगे, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। मैं आपको बोलूं बताओ सी डी वेक्टर निकालो तो क्या करोगे, डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, मतलब जो पीछे वाला पॉइंट है उसको आगे वाले पॉइंट से क्या कर दोगे, माइनस। ठीक है, अब ओ बी वेक्टर क्या होगा, ओ से बी वेक्टर, तो बी पॉइंट क्या है, x2 y2 z2, तो ओ बी वेक्टर कितना हो जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, और ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये आपका क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर। इन दोनों को माइनस करोगे तो फाइनली आपके पास क्या आएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, ये इसका डेरिवेशन था। लेकिन आपको बस दो चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी, क्या कि ए से ए बी वेक्टर है, क्या ध्यान रखना, ए बी वेक्टर है तो ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए बी वेक्टर है तो ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे, बी वेक्टर ए माइनस ए वेक्टर। इसको वापस बताता हूं, मान लो कोई पॉइंट है ए, फटाफट समराइज करते हैं, x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, और आपको पूछा है कि फाइंड ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए बी में से ए को माइनस करो, बी माइनस ए, बी में से ए, तो बी में से ए माइनस होगा तो x2 माइनस x1 के साथ i कैप, फिर y2 माइनस y1 के साथ j कैप, ठीक है, और z2 माइनस z1 के साथ k कैप। ये आपका हो जाएगा ए बी वेक्टर। ठीक है, बस ये दो चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला, तो जैसा कि आपने क्लास 10th में पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना, कोई अंतर नहीं है। क्लास 10th में जो सेक्शन फॉर्मूला था वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना। वेक्टर के तौर में कैसे होगा, 3D में भी वापस सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे, जैसे 3D में पढ़ेंगे और वेक्टर में पढ़ेंगे, दो बार सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे। सेक्शन फॉर्मूला है क्या, देखो ध्यान से, मान लो ये पॉइंट है ए, एक दूसरा पॉइंट है मान लो यहाँ पे बी, दो पॉइंट है ए और बी,
और एक पॉइंट है सी जो कि इन दोनों पॉइंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये मान लो ये ए और बी पॉइंट हो गए, एक पॉइंट है सी जो कहीं पे लाई कर रहा है, जो इसको m/n के रेशियो में कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, m/n के रेशियो में कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो आपके पास 3 पॉइंट है ए बी सी, ए और बी 2 पॉइंट थे कॉर्नर वाले, और पॉइंट सी इन दोनों के बीच में जो इसको m/n के रेशियो में कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। हाँ, अब आपको ये सी पॉइंट पता करना, अब वेक्टर के तौर में पता करना, तो आपको गिवन क्या क्या है, ए वेक्टर, मतलब ए पॉइंट ए पता है, मतलब उसका पोजीशन वेक्टर पता है, तो मान लो ए वेक्टर आपको पता हुआ है, पॉइंट ए वेक्टर पता है, मतलब उसका पोजीशन वेक्टर ओ वेक्टर गिवन है, बी पता है, मतलब उसका पोजीशन वेक्टर ओ बी वेक्टर गिवन है। आपको निकालना क्या है, ओसी वेक्टर, आपको निकालना क्या है, ओसी वेक्टर। सी वेक्टर जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो जैसा आप वहां पे बचपन में फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, याद आ रहा है? ये x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते थे, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेम फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्लास 10th में अप्लाई किया था कि m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यही सेम फॉर्मूला 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में भी यूज होगा, कोऑर्डिनेट्स अगर दिए होंगे तो यहाँ पे बस x y और z आ जाएगा। सेम फॉर्मूला 3D में यूज होगा, सेम फॉर्मूला वेक्टर के लिए यूज होगा। तो आपका सी वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो m1 के साथ x2 आता था और m2 के साथ x1, तो यहाँ पे भी सेम, n के साथ इस a को मल्टीप्लाई कर दोगे और m के साथ b को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा m टाइम्स b वेक्टर प्लस n टाइम्स a वेक्टर अपॉन m प्लस n, जो रेशियो उसका क्या कर दोगे, ऐड। तो जैसा क्लास 10th में हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया था, सेम यहाँ पे है। ये हो गया इंटरनल डिवीजन, ये क्या हो गया, इंटरनल डिवीजन। और एक्सटर्नल डिवीजन आएगा तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला mb प्लस na अपॉन m प्लस n, जहां पे क्या है, सी एक ऐसा पॉइंट है जो ए और बी को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये इंटरनल डिवीजन। और एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो सी कोई पॉइंट बाहर है ए और बी के बाहर, जो इसको एक्सटर्नली m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो फॉर्मूले में बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, बहुत बेसिक फंडामेंटल है जो अपन ने पहले ऑलरेडी बहुत बार यूज किया 10th में। ठीक है, चलो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, घर पे आप ट्राई कर लेना इसको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जिसपे क्वेश्चन अब जेई पूछता है, ये सब तो ठीक है, कहीं ना कहीं आपके अपन जब अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो इन सब का फंडामेंटल हल्का हल्का यूज होगा। मतलब ये अपन ने अभी तक बेस मजबूत किया है कि अपन ने क्या कर लिया भाई, एबीसीडी पढ़ लिए, लेटर्स पढ़ लिया, अब उसके वर्डिंग्स बना लिए। ठीक है, तो बेसिकली अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, फटाफट देखो। वेक्टर, एक वेक्टर मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आया ना, उसको हम बोलते हैं वेक्टर, राइट। इसके अलावा हमने देखा कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, उसमें बोला जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हम जनरली डिनोट करते हैं डायरेक्शन के लिए, वो हो गया मेरा यूनिट वेक्टर। एक पैरेलल वेक्टर मतलब जिनका डायरेक्शन क्या हो, सेम, मतलब डायरेक्शन सेम हो, मतलब बेसिकली ये भी पैरेलल है, उसका अपोजिट भी पैरेलल। उसके बाद हमने देखा कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कैसे दो वेक्टर को ऐड करते हैं, ये हमने सीखा। कैसे दो वेक्टर को ऐड करते हैं ये हमने सीखा। पोजीशन वेक्टर हमने यहाँ तक देख लिया। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, ओके, लास्ट तक बने रहना। एक बार जब नोट्स घर पे जाके रिवाइज करोगे सबको समझ में आ जाएगा, घबराना मत। ठीक है, अल्टीमेटली हमको बस जेई पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझना वो हमको इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक अपन ने बेस कवर कर लिया, अब देखो आगे हम क्या सीखने वाले हैं। ये जो चीज है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा जेई में, आपको देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो इसका। ये क्वेश्चन आएगा कि आपको बोलेंगे एक वेक्टर ए दिया है, देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो इसको। वेक्टर ए इक्वल टू 7i प्लस माइनस 4j माइनस 4k, वेक्टर बी इक्वल टू दिस, determine a vector c which is the internal angle bisector of a and b, और c वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको पता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है देखो ध्यान समझना। वेक्टर ए आपको दिया, एक वेक्टर ए जिसका वैल्यू गिवन है 7i माइनस 4j माइनस 4k। एक दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है जिसकी वैल्यू आपको गिवन है माइनस 2i माइनस j प्लस 2k। ठीक है, अब बोला एक वेक्टर सी जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो, तो अपन इसको ऐसे विजुलाइज करो ध्यान से कि मान लो ये आपका वेक्टर ए है, ऐसा कोई वेक्टर ए होगा मान लो। एक और वेक्टर बी अज्यूम कर लेते हैं, इसकी टेल के अलॉन्ग मान लो ये वेक्टर बी, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग कुछ भी हो सकता है। अब बेसिकली आपको क्या निकालना है, इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर, इन दोनों का क्या निकालना है, एंगल बाइसेक्टर, जो इनके एंगल को क्या करे, बाइसेक्ट करे। ठीक है, एंगल को क्या करे, बाइसेक्ट करे। ठीक, अच्छा एक कंफ्यूजन ये मत रखना, पैरेललोग्राम में ध्यान रखना। बच्चे बोलेंगे सर इनका रिजल्टेंट निकालते तो काम हो जाएगा क्या, नहीं। पैरेललोग्राम में अगर दोनों साइड्स अलग अलग है तो जो डायगोनल होता है वो जरूरी नहीं है कि इनका एंगल बाइसेक्टर हो, डायगोनल के एंगल अलग अलग हो सकते हैं। तो डायगोनल इज नॉट द एंगल बाइसेक्टर इन केस ऑफ पैरेललोग्राम, ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज बेसिक ध्यान रखना, नहीं तो बहुत सी बार कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को कि सर इनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, तो इसका रिजल्टेंट नहीं आएगा, ध्यान रखना। अगर मान लो ये रोम्बस होता, क्या होता है रोम्बस, रोम्बस मतलब बेसिकली जिसकी एडजेसेंट साइड क्या हो, इक्वल हो, मतलब एडजेसेंट साइड या कि सारी साइड आपस में क्या हो, इक्वल। अगर ये रोम्बस होता तो उसका डायगोनल मेरा क्या होता, एंगल बाइसेक्टर होता।
उसका डायगोनल क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर। लेकिन पैरेललोग्राम के केस में ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना, पैरेललोग्राम का डायगोनल एंगल बाइसेक्टर मेरा नहीं होता। अगर मतलब बेसिकली पैरेललोग्राम के अगर दोनों साइड्स इक्वल होगी तो ही एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है पहले वो समझो। वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, आपको वेक्टर सी निकालना है जो इन दोनों के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और जिसका मैग्नीट्यूड, जिसकी लेंथ है आपके पास 5√6, जिसकी लेंथ आपके पास क्या है 5√6। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है वो सीखते हैं आओ, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या समझाया कि मान लो ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये आपका वेक्टर ए है, ये मान लो कोई दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है। अब इनका मुझे एंगल बाइसेक्टर वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अगेन ये इस पैरेललोग्राम का डायगोनल तो नहीं होगा, है ना। तो मैंने लॉजिक ये लगाया, ठीक है, पैरेललोग्राम का डायगोनल तो होगा, लेकिन अगर मान लो रोम्बस अगर ऐसा पैरेललोग्राम बनाऊं जिसकी दोनों साइड इक्वल बना दो, मतलब क्या बना दो, रोम्बस बना दो, तो उसका जो डायगोनल होगा वो तो मेरा एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे इसको मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा यूनिट वेक्टर्स में। इसमें कन्वर्ट करूंगा यूनिट, मतलब ये जो ए वेक्टर दिया होगा हो सकता है इसकी यूनिट मान लो ये 5 यूनिट का या फिर मान लो 4 यूनिट का है, मान लो 4 लेंथ है इसकी और इसकी लेंथ है मान लो 7। तो मैं क्या करूंगा, 1 यूनिट का वेक्टर लूंगा, डायरेक्शन सेम रखूंगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करूंगा, ध्यान रखना, डायरेक्शन वही रखी, डायरेक्शन क्या रखी वही ए कैप, इसके बस लेंथ कितनी हो गई 1 यूनिट, लेंथ कितनी हो गई 1 यूनिट, डायरेक्शन सेम रखा, मैग्नीट्यूड बस क्या कर दिया 1/4 कर दिया। और बी के अलोंग भी मैंने क्या करा, बी के अलोंग यूनिट वेक्टर लिख दिया, बी के अलोंग भी क्या ले लिया यूनिट वेक्टर। तो डायरेक्शन अगेन वही रखी, बस मैग्नीट्यूड क्या कर दिया 1 यूनिट, मैग्नीट्यूड क्या कर दिया 1 यूनिट, ठीक है। अब मैं ये बोल सकता हूं कि अब ये कैप है, ये बी कैप है, मतलब दोनों पैरेललोग्राम की साइड्स क्या कर दी मैंने इक्वल। अब दोनों पैरेललोग्राम की अगर साइड्स इक्वल है या फिर अब ये रोम्बस बन गया, अब इसका जो डायगोनल होगा वो मेरा क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। अब जो इसके डायगोनल के अलग जो वेक्टर आएगा, अब इसके डायगोनल के अलग जो वेक्टर आएगा, बेसिकली इसके डायगोनल के अलग जो वेक्टर आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर। ये मेरा क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये इसके वेक्टर के अलग मेरा क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर। क्योंकि आपको पता है एक रोम्बस के केस में आप प्रूव भी कर सकते हो, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड कॉमन, तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो उनके आपस में एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो अगर रोम्बस होगा तो जो रिजल्टेंट होगा वही एंगल बाइसेक्टर होगा, बस एक लाइन है। अगर रोम्बस होगा तो जो रिजल्टेंट होगा वही एंगल बाइसेक्टर होगा। तो एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए मैंने क्या करा, इसको भी 1 यूनिट कर दिया, इसको भी 1 यूनिट कर दिया। अभी बस समझते हैं पूरा कॉन्सेप्ट, एक वापस रिकैप करूंगा मैं। तो बेसिकली इस एंगल बाइसेक्टर के अलग वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर ए कैप प्लस बी कैप। ये जो रिजल्टेंट होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर, वही मेरा क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब देखो अगेन, अब उसका मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो सकता है सी वेक्टर का, तो आप क्या बोलोगे कि अगर कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर बी है, देखो आप फाइनली याद क्या रखना है, ये तो प्रूफ था, ये तो क्या था, प्रूफ था। आपको याद क्या रखना है क्वेश्चन सॉल्विंग में, अगर वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, वेक्टर सी इज द एंगल बाइसेक्टर, वेक्टर सी क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो वेक्टर सी जो होगा उसका मैग्नीट्यूड तो मुझे नहीं पता, मैग्नीट्यूड मान लो, मैग्नीट्यूड लैम्डा मान लिया आपने, मैग्नीट्यूड को क्या मान लिया, लैम्डा मान लो, मैग्नीट्यूड आपको क्वेश्चन में दिया होगा। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन आपका होगा ए कैप और बी कैप के अलॉन्ग। तो डायरेक्शन आपका हो जाएगा, डायरेक्शन किसके अलॉन्ग हो जाएगा, ए कैप प्लस बी कैप के अलॉन्ग। डायरेक्शन किसका हो जाएगा, ए कैप प्लस बी कैप के अलॉन्ग। तो अगेन वापिस सुनो, ठीक है। कभी भी किसी भी दो वेक्टर का एंगल बाइसेक्टर अगर निकालना है, कभी भी किसी भी दो वेक्टर का अगर क्या निकालना है, एंगल बाइसेक्टर, तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होगा, ध्यान समझना, वापिस समझा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। आपको ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है और आपको निकालना एंगल बाइसेक्टर। तो सबसे पहले आप ए कैप निकाल लो और बी कैप निकालो। सबसे पहले क्या निकालो, उनका यूनिट वेक्टर निकालो। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दोगे, डिवाइड। स्टेप 1 सबसे पहले क्या निकाल लोगे, यूनिट वेक्टर। स्टेप 2 आप फिर वेक्टर निकाल लो ए कैप प्लस बी कैप। क्या निकाल लो, ए कैप प्लस बी कैप, डायगोनल इसका रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि उसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा, उसी डायरेक्शन में आपके पास क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। स्टेप 2 हो गया। और स्टेप 3 कि आपका जो क्वेश्चन में जो भी वेक्टर आपको निकालना है वो आपका हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप, ठीक है। अब ये जो भी वेक्टर होगा इसको क्या कर देना, इसको यूनिट वेक्टर में बदलना, इसको क्या बदलना, यूनिट वेक्टर। मतलब बेसिकली यहां से आपकी डायरेक्शन निकलेगी, यहां से आपकी क्या निकलेगी, डायरेक्शन, और यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कन्वर्ट करते, देखो ध्यान से। वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, ठीक है। अब इसका मुझे क्या निकालना है, क्या निकालना है आपको, बोलो क्या निकालना है, एंगल बाइसेक्टर वेक्टर निकालना। क्या निकालना है, एंगल बाइसेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो 5√6, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 5√6। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखो।
अच्छे समझना। वापस एक और क्वेश्चन करूंगा, इसके बाद आपको करना है वो सॉल्व। ये गिवन डेटा था। स्टेप 1, सबसे पहले आप निकाल लोगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ए कैप प्लस बी कैप। तो ए कैप निकालने के लिए ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो पहले। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 49 प्लस 16 प्लस 16। ठीक है, जो भी पता कर लेना कितना आ रहा है, 32 प्लस 49 कितना आ जाएगा ये, 81। रूट 81 मतलब 9, मतलब ए का मैग्नीट्यूड 9 आ गया। बी का भी मैग्नीट्यूड निकाल लेना ऐसे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 यूनिट्स। ठीक है, ये वेक्टर भी। तो ए कैप क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो ए कैप कैसा हो जाएगा, 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड दैट इज 9, ये ए कैप आ गया। स्टेप 1 में फिर क्या निकालोगे, बी कैप, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, तो यहां से बी कैप आ जाएगा। ये स्टेप 1 हो गया। ठीक है, अब आपको जो वेक्टर निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड तो मुझे पता ही है, डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। अब किस डायरेक्शन में होगा, रिजल्टेंट के डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन, मान लो डी वेक्टर बोल दिया, किस डायरेक्शन के निकालने के लिए, ए कैप प्लस बी कैप इस डायरेक्शन में होगा। मतलब मेरा जो सी वेक्टर होगा वो मेरे डी वेक्टर के अलॉन्ग होगा। जो मेरा सी वेक्टर होगा किस वेक्टर के अलॉन्ग होगा, डी वेक्टर। डी वेक्टर मतलब ए कैप और बी कैप का रिजल्टेंट, ए कैप और बी कैप का रिजल्टेंट। तो डी वेक्टर आपका निकल जाएगा कितना, इन दोनों का रिजल्ट है, मतलब इन दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे। तो ऐड करोगे, देखो 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप बाय 9 प्लस बी वेक्टर मतलब 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप बाय 3। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करके डी वेक्टर पता कर लोगे, एलसीएम वगैरह लेके डी वेक्टर आ जाएगा, हाँ है ना। तो देखो वापस समझा रहा हूं, ध्यान समझो। सबसे पहले ए कैप और बी कैप निकालना, स्टेप 2 में डी वेक्टर निकालना, ए कैप प्लस बी कैप, ए कैप प्लस बी वेक्टर। अब लास्ट स्टेप कुछ नहीं करना, आपको सी वेक्टर पता करना, जैसा कि अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, कोई भी वेक्टर अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर को अगर मुझे निकालना है तो वेक्टर को निकालने का तरीका क्या होता है, उसको इसके मैग्नीट्यूड से इसका डायरेक्शन क्या कर दो, मल्टीप्लाई। यहाँ पे मुझे क्या पता करना है, सी वेक्टर। तो सी वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में कितना दिया, देखो ध्यान से, 5√6। तो मैग्नीट्यूड की जगह क्या आ जाएगा, 5√6। और डायरेक्शन क्या होगा, डी वेक्टर के अलॉन्ग। डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होगा, डी वेक्टर। तो जिसका भी डायरेक्शन में, तो उसका हम क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर। तो क्या निकालोगे, डी कैप। तो जो भी डी वेक्टर आएगा उसका क्या निकाल लेना, यूनिट वेक्टर। जो भी डी वेक्टर आएगा उसका क्या निकाल लोगे, यूनिट वेक्टर। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। घर पे एक बार और ट्राई कर लेना इसको। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना, वापस मैं समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे अच्छे से इन्होंने पूरा प्रॉपरली दिया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार और समझ लो कि स्टेप 1 जल्दी से समझ लो कि स्टेप 1 में क्या करोगे आप लोग। सबसे पहले एक मिनट में इसको पहले वो निकाल लेते हैं, एक्स्ट्रा पेज ऐड कर देता हूँ। ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया, ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, आपको क्या निकालना है, सी वेक्टर, दैट इज द एंगल बाइसेक्टर वेक्टर। वापस समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, फिर उस क्वेश्चन को वापस घर पे रीट्राई करना। स्टेप 1 आप निकालना ए कैप और बी कैप। ठीक है, ए कैप बी कैप निकालने का तरीका ऑलरेडी पता है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। स्टेप 2 आप निकालोगे ऐसा वेक्टर जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज डी वेक्टर इक्वल टू ए कैप वेक्टर प्लस बी कैप वेक्टर। ये डी वेक्टर आ जाएगा आपका, और फिर इसका यूनिट वेक्टर भी निकाल लेना। इसका क्या निकाल लेना, यूनिट वेक्टर, दैट इज डी कैप। क्या निकाल लोगे, डी कैप। ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 आपका जो ये सी वेक्टर होगा, ठीक है, इस वेक्टर को क्या लिखोगे, इसका मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। डायरेक्शन किसके अलॉन्ग है, डी के अलॉन्ग, तो इनटू डी कैप। तो जो भी मैग्नीट्यूड दिया होगा उसको डी कैप से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। यही क्वेश्चन था। ठीक है, देखो अभी अपन ने किया है, ए कैप निकाला, बी कैप निकाला, ए कैप प्लस बी कैप निकाल लिया, उसका फिर यूनिट वेक्टर निकाल लोगे, उस यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया एग्जांपल के लिए आपको, और उसका सॉल्यूशन भी दिया, घर पे जाके ट्राई कर लेना। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, मतलब बेसिकली यहां तक थम्स अप कर दो अगर समझ में आ गया हो तो। कोई डाउट किसी को यहां तक? ठीक है, देखो अब तक अपन ने, ये था बेसिकली बेस के वेक्टर क्या होता है, दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, उसके अलावा दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। ये आई थिंक फिजिक्स में भी थोड़ा थोड़ा आपने किया होगा, और अभी क्लास 12th में भी कहीं ना कहीं बेसिक अप्लाई किया होगा। ओके, हाँ,
अब जो नेक्स्ट, मैं अगेन बता रहा हूँ, जेई के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन किस तरह के आएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। मतलब अगली जो आपकी क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जेई किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उस पर आने से पहले हमको पूरा बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि भाई जितने भी फंडामेंटल है वो आपको बेसिक पता होंगे। एक बार फंडामेंटल पता चल गया ना, फिर जेई में कैसे क्वेश्चन अप्लाई करना है वो अप्लाई, और वो कैसा होगा, एक क्लास में नहीं होगा। ठीक है, आप अभी जाके, अभी तो आप मान लो ये सब सीखोगे, ठीक है, अभी ये सीखने के बाद आप घर पे जाके इसको जब रिकैप करोगे, खुद से जब ट्राई करोगे, तब जाके आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है, अदरवाइज जैसा कि मैंने आपको कहा था, कोई भी चैप्टर कराने के लिए या तो मैं आप बोलो तो वेक्टर को 10 दिन चला दूं। एक मिनट, हाँ अनास, आपको कोई डाउट है तो पूछो, अनम्यूट करके पूछो। ठीक है, अगेन सेम चीज है, अगर इसको चलाना होगा तो बहुत दिन तक चल जाएगा, अदरवाइज अपन को अगर सबका फायदा देखना है तो हमको इस तरह से चलाना पड़ेगा ताकि कम टाइम में आपका काम हो जाए। ठीक है, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फटाफट। दो वेक्टर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, आपने को ध्यान होगा कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट हम दो तरीके से करते हैं, कि बेसिकली एक होता है मेरा वेक्टर प्रोडक्ट, दूसरा होता है स्केलर प्रोडक्ट। एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, दूसरा होता है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर। ए वेक्टर मुझे पता है, मान लो कुछ दिया हुआ है, बी वेक्टर भी दिया हुआ है, तो दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। पहला होता है वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ए डॉट बी। ठीक है, अब इसका डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा पूरा, बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि भाई इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कि स्केलर आएगा, कांस्टेंट आएगा। मतलब आंसर वेक्टर नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, स्केलर। स्केलर मतलब कोई ना कोई वैल्यू, रियल वैल्यू, कोई ना कोई क्या आएगी, रियल वैल्यू। हम इसको डिनोट करते हैं ए डॉट बी से, इसको हम डिनोट करते हैं ए डॉट बी से। और ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ज्योमेट्रिकली ये रिप्रेजेंट करता है, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ टू वेक्टर। ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोजेक्शन ऑफ टू वेक्टर। ये भी मैं सीखूंगा क्या क्यों ऐसा होता है। बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है कि दो वेक्टर है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उनके दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, बेसिकली ए डॉट बी। तो ए डॉट बी का आपका फॉर्मूला क्या आया था, ए डॉट बी का आपका फॉर्मूला आया था मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये क्या डिनोट करता है, प्रोजेक्शन डिनोट करता है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बनाता है, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, तीनों स्केलर क्वांटिटी, तो प्रोडक्ट भी क्या आएगा, स्केलर। इसका आउटपुट क्या आएगा, स्केलर आएगा। एक किसी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हमें पता ही है, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालो। थीटा क्या है, तो थीटा को भी ध्यान समझना, थीटा क्या है बेसिकली, अगर मान लो ये वेक्टर ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बी को भी इसके टेल से मिला दो, तो दो वेक्टर की टेल के बीच में जो एंगल होगा वो ये होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टर की टेल के बीच में जो एंगल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अगर ये आपका वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो दोनों की टेल के बीच में जो एंगल होगा वो आपका क्या होता है, थीटा। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा ए डॉट बी। ठीक है, अच्छा जहां तक माइक की बात है, हम थोड़े दिन में माइक ऑन करवा दूंगा, आज पहली क्लास थी इसलिए माइक ऑन नहीं किया। जैसे हम थोड़े फैमिली हो जाएंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, उसके बाद एक दो क्लास बाद आपका माइक भी ऑन करा दूंगा, ताकि आप बीच बीच में अपन डिस्कशन भी कर सकते हैं। ठीक है, इनिशियल हम एक दो क्लास में भी फिलहाल माइक ऑफ रखेंगे। ठीक है, ये हो गया ए डॉट बी, तो आपको बेसिक ध्यान ही रखना है। ए डॉट बी हो जाएगा ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते, दोनों की टेल के बीच में जो एंगल होगा वही दोनों वेक्टर के बीच में एंगल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, तो आपको फटाफट जो जो काम की चीजें मैं बता देता हूँ। ए डॉट बी जो क्वेश्चंस में काम आएगा, ए डॉट बी हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। नाउ अगेन अगर मान लो ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर है, दो नॉन जीरो मतलब इसका मैग्नीट्यूड अगर जीरो नहीं है, और मैं आपको अगर ये बोल रहा हूँ कि भाई दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं, मतलब कहीं ना कहीं कॉस थीटा जीरो होगा। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। और आपको पता है कॉस जीरो कहां पे होता है, 90 डिग्री एंगल पे, कॉस ऑफ 90 डिग्री जीरो होता है। तो बेसिकली थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होता है। यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो, मतलब उनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे अपन ये भी बोल सकते हैं, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, किसी भी दो वेक्टर के बीच अगर आपको चेक करना है कि चेक वेदर टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर और नॉट, तो आप क्या करना, उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल देना। उनका क्या निकालना, डॉट प्रोडक्ट। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, मतलब दोनों वेक्टर कैसे होंगे, परपेंडिकुलर, प्रोवाइडेड वो कैसे है, नॉन जीरो वेक्टर।
तो दो नॉन जीरो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हुआ तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पहली चीज। सेकेंड, ए डॉट बी निकालूं या फिर बी डॉट ए निकालूं, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि देखो फॉर्मूला तो सेम ही है, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा या बी इंटू ए कॉस, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम। तो आप कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़, पहली प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी है कि दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। थर्ड, अगर मान लो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दें, ए डॉट ए, दो वेक्टर सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दे तो क्या आएगा, ये सोचते हैं। तो फॉर्मूला तो क्या है, पहले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब अगर दो वेक्टर सेम है, दो वेक्टर अगर सेम है तो उनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, उनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ 0, और कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है ना। यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है सबको, क्या कि किसी के वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर इसका उल्टा याद रखना कि किसी के, हाँ मतलब बेसिकली ऐसे याद रखना, किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पूछा है तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, उसी का वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट, ये काम आगे बहुत आएगा। जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2a माइनस 3b वेक्टर का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे मान लो कोई ना कोई एक वेक्टर है, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या सीखा, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा, उसी का वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट, उसी वेक्टर का उसी के साथ क्या बोल रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट, तो उसके वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ 2a माइनस 3b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, इसी वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, इसी वेक्टर का इसी के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट कर दोगे, इसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बेसिकली ये आ जाएगा। मतलब इसको ओपन करने का तरीका, इसको आप आगे क्वेश्चन में हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक हमने पढ़ा कि वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा मुझे पहले ये बताओ, टाइम तो हो चुका है, ये वेक्टर प्रोडक्ट अभी आगे कंटिन्यू करें या फिर नेक्स्ट क्लास में करना है? ठीक है, कर लें थोड़ा सा और कंटिन्यू, 15 मिनट और, ओके ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने देखा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और ये अभी मैंने आपको बताया था ये क्या डिनोट करता है, प्रोजेक्शन। आप कैसे प्रोजेक्शन डिनोट करता है, हल्का सा डेरिवेशन में आपको सिखा देता हूँ कि मान लो ये आपका ए वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर बोल दिया, ठीक है। तो बी का ए के अलग प्रोजेक्शन मतलब इसकी नीचे, इसका प्रोजेक्शन मतलब इसकी परछाई टाइप, ऐसा समझो। मतलब अगर यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये जो हो जाएगा, ये जो लेंथ होगी, ये बेसिकली क्या, इसको अगर नीचे इसका कंपोनेंट ले लेंगे तो ये जो ब्लू कलर की लेंथ है, इट इज नथिंग बट इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ठीक है। ये इसकी परछाई टाइप से, मतलब इसका नीचे इधर कंपोनेंट हो जाएगा, तो ये जो लेंथ है ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, ब्लू कलर की लेंथ, ये बी वेक्टर का ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन, ये बी वेक्टर का ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन। आप चाहो तो इसको परछाई टाइप समझो, इसकी परछाई ऐसी दिखेगी, ठीक है। अब मान लो इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, ठीक है। तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखा बचपन में, मान लो अगर ये लेंथ है 5, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये लेंथ है थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का थीटा के अलॉन्ग कंपोनेंट कितना आएगा, 5 कॉस थीटा, है ना। या फिर इसको ऐसे समझो, ये मान लो बी है तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, बी अपॉन 5, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 कॉस थीटा। मतलब अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 कॉस थीटा। और अभी अपन ने एक चीज और देखी क्या, कि ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या बनता है, ए डॉट बी का फॉर्मूला बनता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से मेरे पास बी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी कॉस थीटा की वैल्यू, ये ए उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। ये मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो अगर ये वेक्टर बी है तो ये इसका मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा, और ये लेंथ क्या आ जाएगी मेरी, बेसिकली यही तो बी कॉस थीटा होगी, हाँ है ना, बी का थीटा के अलॉन्ग कंपोनेंट। तो बेसिकली ये क्या निकला मेरा, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ये क्या निकला मेरा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो बी का ए पे प्रोजेक्शन अगर लेना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसको वापस समझो, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि ए
ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, बी दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, वापिस समझा रहा हूं, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, और जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दोगे डिवाइड, उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दोगे डिवाइड। देखो ध्यान से यही आया, ठीक है, बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अगर इसका उल्टा पूछ ले, जैसे मान लो आपको पूछे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, अगर ये पूछा होता तो वापिस फॉर्मूला क्या बनता, ए डॉट बी, जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, बी पे प्रोजेक्शन ले रहे हो तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, ए पे प्रोजेक्शन ले रहे हो तो ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला है आपका। इसके बाद अगेन वही चीज है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, सेम वेक्टर अगर है तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, वेक्टर कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, दोनों से आंसर क्या आता है सेम। डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, मतलब जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते थे, ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। अगर ए डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल है। अगेन आई कैप डॉट आई कैप की मैं बात करूं तो देखो अगेन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई का होल स्क्वायर दैट इज 1। तो आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, ये सब कितना होगा 1 होगा। आई कैप डॉट जे कैप अगर बात करें तो अगेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में 90 डिग्री पे होती है, तो आई कैप डॉट जे कैप कितना आएगा 90 डिग्री, क्योंकि दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। सेम जे कैप डॉट के कैप भी कितना होगा 0, के कैप डॉट आई कैप भी कितना होगा 0। तो दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 है तो उनका डॉट प्रोडक्ट आपस में क्या होगा 0 होगा। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिख के रखी है, एक बार इसको प्रॉपर्ली पढ़ लेना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या ध्यान रखोगे कि अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है तो कभी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना तो हमेशा यूज करोगे डॉट प्रोडक्ट। हमेशा क्या यूज करोगे डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए हमेशा आप क्या यूज करोगे डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे मान लो अभी अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला था। तो यहाँ से मैं फॉर्मूला कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ आसानी से, ये दोनों प्रोडक्ट उधर जाके डिवाइड, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये आपका कॉस थीटा का क्या बन जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो कभी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना, एक एक चीज बहुत ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल निकालना तो आप हमेशा फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, और दूसरा ए डॉट बी निकालने का भी बहुत आसान तरीका है। अगर मान लो पास ए वेक्टर आपके पास गिवन है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, बी वेक्टर आपके पास गिवन है मान लो b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। ठीक है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर निकालोगे तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में, तो आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करो तो आई डॉट आई 1 होता है, तो बाकी आई डॉट जे और आई डॉट के कितना होगा 0। तो आपको इसको प्रोडक्ट करना क्या करोगे, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे का जे के साथ होगा, के का के साथ, तो आपका आंसर क्या आएगा a1 b1 प्लस जे का जे के साथ a2 b2 और के का के साथ a3 b3। बस ये याद रखना। ठीक है, बहुत आसान है बेसिक फॉर्मूला। क्या कि अगर ए वेक्टर पता है बी वेक्टर पता है, डॉट प्रोडक्ट किससे आएगा आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको पता है आई डॉट आई 1 होता है, बाकी आई डॉट जे आई डॉट के सब क्या होता है 0 होता है। तो आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये हो जाएगा ए डॉट बी। और मैग्नीट्यूड निकालना आपको पता ही है, मैग्नीट्यूड निकालना है अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, उससे क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, सारे फंडामेंटल है, सारा आपने एनसीईआरटी में अगर पढ़ के आएंगे तो सब कुछ पता होगा इसके बारे में। ठीक है, फिर भी मेरा फर्स्ट था रिकैप कराना। और दो वेक्टर का प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जिसके प्रोजेक्शन ले रहे हो उसके मैग्नीट्यूड से क्या करोगे डिवाइड करोगे। ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से मैंने लिख दी है। दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का तरीका अभी आपको पता है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय उनका मैग्नीट्यूड, तो ए डॉट बी करोगे तो वही और मैग्नीट्यूड करोगे तो ये। ठीक है, चलो एक फॉर्मूला और याद रखना बहुत, जो क्वेश्चन में जनरली काम आता है। कभी कभी आपको क्या पूछेंगे, तीन वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है,
अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी थोड़े टाइम पहले कि बार बार ये चीज कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज हो सकती है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का अगर स्क्वायर पूछा है, किसी भी वेक्टर, मान लो ये वेक्टर कोई भी वेक्टर हो, मान लो पी वेक्टर बोल दो, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पूछे तो आप क्या करोगे, उस वेक्टर को ही उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देना। तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, ये खुद ही आ जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में एक इक्वल ही होते हैं। तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पूछे मतलब दोनों सेम वेक्टर का उसके साथ ही डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे भी अगर इसका फॉर्मूला डिराइव करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो वेक्टर है, क्या वेक्टर है, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, इसी वेक्टर का इसी के साथ क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। इसी वेक्टर का इसी के साथ क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ से मेरे को इसका फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। अब देखो डॉट प्रोडक्ट करोगे सबसे पहले ए का ए के साथ, तो ए डॉट ए, फिर क्या बनेगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये तीन पहले का तीन प्रोडक्ट, फिर बी इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी। इस तरह से पूरा ओपन कर दोगे, आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करने पे जो आपको ध्यान रखना है बेसिकली क्या कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। इसको फाइनली जब डेरिवेशन आप देखोगे तो बहुत आसान है। फॉर्मूला याद रखना भी आसान है क्योंकि बचपन में हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है क्लास 9th में 10th में भी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सेम फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। ठीक है, तो इसको याद रखना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, मतलब कोई ज्यादा टफनेस नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सारे बेसिक फॉर्मूले बचपन में आपने पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है, क्या प्रोडक्ट क्या अल्टीमेटली फास्ट लेने का रीजन यही था, अगेन वापस समझा रहा हूँ क्योंकि सब फंडामेंटल है, ज्यादा ध्यान हमें देना है क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो आप घर पे जाके इन सब चीज को रिकैप करना प्रॉपर्ली, तो आपको अगली क्लास में जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे ना तब आपको मजा आएगा। ये फंडामेंटल आपके क्लियर हो जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन में। अब देखो एक क्वेश्चन में यहाँ पे करा रहा हूँ, पढ़ो ध्यान से, सब लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ लो। ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर है मतलब उनका मैग्नीट्यूड आपको दिया है 1। तो पहली चीज तो हमेशा गिवन डेटा को बहुत प्रॉपर्ली उतारो, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है। दूसरी चीज हमें दी हुई कि भाई ए प्लस बी प्लस सी, ये तो इन तीन वेक्टर का एडिशन आपका क्या है, जीरो वेक्टर है। क्या है, जीरो वेक्टर। ठीक है, तो पूछा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए क्या होगा। तो अभी मैंने दिमाग लगाया था कि भाई मेरा ए डॉट बी डॉट सी इस फॉर्मूले में आता है, अगर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या, अगर मान लो ये वेक्टर अगर जीरो वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी तो जीरो होगा। अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, जीरो। और दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो अभी भी आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला अभी सीखा था मैंने, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इक्वल टू जीरो। अब आपको सबकी वैल्यू पता है, a का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ, ये वैल्यू मुझे निकालनी है, इक्वल टू जीरो। ये जो वैल्यू आ जाएगी ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा और 2 डिवाइड हो जाएगा तो -3/2। ठीक है, तो फंडामेंटल बस बेसिक इलस्ट्रेशन था कैसे करना है अप्रोच। एक क्वेश्चन और देख लो, ये वाला, इस दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो अगर ये हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा। तो मैं ये वाला कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, क्वेश्चन पढ़ लो सब लोग, पढ़ लो फटाफट क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे सेम चीज गिवन है आपको कि बोले 3 यूनिट वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड 1 दिया है, जिनका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 1। ठीक है, और क्वेश्चन में अगेन एक और चीज गिवन है, क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना गिवन है आपको, जीरो वेक्टर, कितना गिवन है, 0। ठीक है, तो पूछा है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका है वो सोचते हैं। अब ए और बी के बीच में एंगल पूछा है ना, तो हम ए और बी को साथ में रखेंगे, बाकी को अलग कर देंगे। मेरे पास गिवन देखो क्या है, मेरे पास गिवन है ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। मुझे निकालना ए और बी के बीच में एंगल, तो मैं क्या कहूंगा, सी को उधर भेज देंगे, तो सी को उधर भेज देना। तो ए प्लस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस टाइम सी वेक्टर, माइनस टाइम सी वेक्टर। ठीक है, तो यहां से बेसिकली क्या है मेरे पास कि ये वेक्टर इसके वेक्टर के बराबर है। तो अगर दो वेक्टर आपस में इक्वल है तो उनके मैग्नीट्यूड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। दो वेक्टर अगर इक्वल है तो उनके मैग्नीट्यूड भी आपस में क्या होंगे, इसका मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। और दो का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उनके स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल।
उनके स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल। और अभी अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2a डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर। अब सारी वैल्यू मुझे पता ही है, तीनों का मैग्नीट्यूड पता है 1 1 1, तो तीनों का मैग्नीट्यूड की जगह क्या आ जाएगा 1 1 1 ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। तो ए डॉट बी क्या होता है, ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, ये भी 1 है मैग्नीट्यूड भी, तो ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू -1। तो कॉस थीटा इक्वल टू -1/2, और आपको पता है ये कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 कौन से एंगल पे होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आएगा। ठीक है, कितना आएगा ये 180 - 60 कर दो तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री आई थिंक, देख लेना। ठीक है, तो बेसिकली कंसेप्ट क्या था कि जिन दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना था उनको मैंने साथ में रख दिया, ए और बी को साथ में रख दिया, सी को उधर भेज दिया। अब दो वेक्टर अगर इक्वल है तो उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे और फिर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्योंकि मेरे को तीनों के मैग्नीट्यूड पता थे और दोनों वेक्टर के बीच में क्या आ गया, एंगल आ गया। दोनों वेक्टर के बीच में क्या आ गया, एंगल आ गया। आई होप ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल अपन देखो, बेसिकली आज का लेक्चर एक बार फटाफट दिखा देता हूं आपको, जल्दी से एक बार देख लो। स्टार्ट किया था हमने वेक्टर की बेसिक डेफिनेशन से कि वेक्टर क्या होता है, उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, उसमें यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगा, सेम, तो उनको इक्वल वेक्टर बोलेंगे। नेगेटिव मतलब मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। कोलिनियर वो पैरेलल वेक्टर मतलब जिनके बीच में एंगल 0 या 180 डिग्री होगा। ठीक है, लाइक मतलब सेम डायरेक्शन, अनलाइक मतलब अपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल के टाइप है। कोलिनियर वेक्टर मतलब जो ही पैरेलल वेक्टर, इसमें इंपॉर्टेंट बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा अगली क्लास में, कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर है, ये एकदम रट लेना कि ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा, एक वेक्टर दूसरे का क्या होगा, स्केलर मल्टीपल। तो अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो ए वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। और ऐसा क्यों हुआ उसका भी आपको मैंने सेंस समझा दिया था। ठीक है, वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर का एडिशन, ये सेंस क्या था, ये कि अगर कोलिनियर है तो अपन इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये ट्राइंगल लॉ है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा पैरेललोग्राम लॉ, उसी का टाइप होता है। और पॉलीगॉन लॉ, पॉलीगॉन लॉ मतलब पूरा लूप बनाएगा तो सबका वेक्टर एडिशन 0 हो जाएगा। ये कुछ सॉल्व एग्जांपल आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, कंपोनेंट सिंपल है, अगर पॉइंट है x, y तो उसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, xi कैप प्लस yj कैप, और मैग्नीट्यूड होगा √(x² + y²। पॉइंट है अगर x y z तो उसका वेक्टर हो जाएगा xi कैप yj कैप z कैप, और मैग्नीट्यूड हो जाएगा √(x² + y² + z²। इसका भी आगे यूज किया था हमने। ठीक है, और ध्यान रखना किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना हो मतलब यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना हो तो यूनिट वेक्टर। देखो यहाँ पे कोई भी वेक्टर निकालना था इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर निकालिए, मैग्नीट्यूड दिया था तो मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो गिवन वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो कभी भी डायरेक्शन निकालना हो तो यूनिट वेक्टर निकाल लो, और मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दिया हुआ था। सेम यहाँ पे भी रिजल्टेंट के अलोंग निकालना था तो रिजल्टेंट निकाल के डायरेक्शन निकाल लिया, फिर मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया। दो वेक्टर को ज्वाइन करने वाला वेक्टर ए बी वेक्टर निकालना, तो ए बी के निकालने के लिए क्या करो, b - a, पी क्यू होगा तो q - p, सी डी होगा तो d - c, पीछे वाले को आगे वाले से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ए बी निकालना है तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसके बाद हमने देखा सेक्शन फॉर्मूला, जैसा कि वहां पे था सेम यहाँ पे, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब दूसरा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि बाइसेक्टर वेक्टर कैसे निकालना है, तो ए कैप प्लस बी कैप निकाल लोगे, उसका यूनिट वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा। तो ये 3 स्टेप को फॉलो करना बहुत आसान है, इसको इस क्वेश्चन को घर पे रिट्राई करना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। आज की क्लास में हमने पढ़ा स्केलर प्रोडक्ट, कल वाली क्लास में हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट का बेसिक फॉर्मूला ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, और यहीं से कॉस थीटा भी अगर निकालना हुआ तो ए डॉट बी को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड। सारी प्रॉपर्टीज भी हमने देख ली। ठीक है, और प्रोजेक्शन का भी फॉर्मूला कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे डाल रखी, इनको घर पे जाके एक बार प्रॉपर्ली एक एक प्रॉपर्टी को ढंग से देख लेना। और इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए। ठीक है, 2 क्वेश्चन बेसिक फंडामेंटल पे क्वेश्चन ट्राई किए। ठीक है, ओके। अच्छा मुझे बताओ ये आज का लेक्चर थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? मैंने माइक ऑन कर दिया, आप चाहो तो बता सकते हो। सर पूरा समझ में यस सर। अब देखो क्लास फर्स्ट टाइम थे आप लोगों के साथ, 100 बच्चे थे क्लास में पहले स्टार्टिंग में, तो अल्टीमेटली एज ए टीचर अगर मान लो मैं माइक ऑन करता तो हो सकता है चीजें बहुत डिस्टर्ब होती। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो मैसेज में बहुत बार डिस्टर्बेंस हो गया था।
मैंने आपको कहा था जब लेक्चर पूरा खत्म होगा मैं सब चीजें आपको जब लास्ट में रिकैप करूंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें आज के लेक्चर में समझ में आई होगी। ठीक है, अल्टीमेटली आपको क्या करना है, अभी जब नोट्स में भेज दूंगा तो नोट्स भेजने के बाद आप इन्हीं नोट्स को प्रॉपर्ली जब रिवाइज कर लोगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और चीज थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। अब जैसे आज के एक सुनो ध्यान से, आज के लेक्चर में हमने अभी वेक्टर का इंट्रोडक्शन किया है। अगली क्लास में हम वेक्टर प्रोडक्ट को डिटेल में देखेंगे और उसके बाद मतलब बेसिकली 2 लेक्चर और लगेंगे वेक्टर में, तो 3 लेक्चर में आपका वेक्टर कंप्लीट होगा। वैसे तो 15 लेक्चर लगते हैं लेकिन 3 में कैसे कंप्लीट कराना ये टीचर के लिए हेक्टिक है बहुत। उसके लिए आपको बहुत पेशेंसली चीजें को सुनना होगा, घर जाके चीजें रिवाइज करनी होगी। ठीक है, ये जो नोट्स है अभी आपके ग्रुप्स में डल जाएंगे। ठीक है, और होगा तो कुछ प्रैक्टिस, बस आपको कुछ नहीं करना। आज का होमवर्क आपको बस यही है कि आप घर जाके इन्हीं चीज को प्रॉपरली रिवाइज करके आओ अगली क्लास में। हाँ, और दूसरी चीज कौन कौन से चैप्टर आपको करने और उसकी रिकॉर्डिंग कौन कौन सी है तो वो मैं भी आपको एक शीट बना के आपके ग्रुप्स में वो भी सेंड कर दूंगा। लेकिन थोड़ा सा उसके लिए टाइम चाहिएगा मुझे, कल का दिन। तो कल और आज अभी मैं बना रहा हूँ सारा, उसमें आपको जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में उनकी रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, उनकी रिकॉर्डिंग्स, फिर दूसरी चीज उनका हाँ क्वेश्चंस कहाँ से करने वो भी, क्लास के नोट्स और रिकॉर्डिंग, ये तीनों चीज की शीट आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप उन रिकॉर्डिंग से पढ़ सकते हो अपने एंड पे कौन जो भी टॉपिक आपको करना है। बाकी लाइव लेक्चर में तो सारा तो नहीं हो पाएगा, जितना मेरे से हो पाएगा उतना हम लाइव लेक्चर में कवर करेंगे। बाकी आप लोगों को कुछ चैप्टर खुद से रिकॉर्डिंग में करने होंगे। ठीक है, ओके ओके देन, बाय, बाय सर। गुड नाइट, टेक केयर। ऐसे